भारत और जापान के रिश्तों का नया अध्याय। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता में अहम मुद्दों पर बात। पीएम मोदी ने कहा, भारत जापान विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी दोनों देशों के साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को देगा बढ़ावा। यात्रा को बताया आपसी सहयोग का मोमेंटम बनाए रखने में उपयोगी। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने पीएम मोदी को दिया G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रण। पीएम मोदी ने न्योता किया स्वीकार। जापानी पीएम ने सप्रू हाउस व्याख्यान में स्वतंत्र और खुले भारत प्रशांत पर अपनी नई योजना का किया ऐलान। कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका बेहद अहम। कूटनीतिक चर्चाओं के बाद पीएम मोदी और जापानी प्रधानमंत्री किशिदा ने किया बुद्ध जयंती पार्क का दौरा। दोनों नेताओं में दिखी स्पेशल बॉन्डिंग। पीएम मोदी और किशिदा ने बाल बोधि वृक्ष पर चढ़ाए फूल, लस्सी और गोलगप्पे का भी उठाया लुत्फ। दूसरे हफ्ते की शुरुआत में भी संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बरकरार। सत्ता पक्ष के निशाने पर राहुल गांधी माफी की मांग पर कायम। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर विपक्ष का हंगामा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, अपने चैम्बर में भी विवाद को बातचीत से हल करने के लिए तैयार। दिल्ली के शराब घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से ईडी की पूछताछ। मनीष सिसोदिया और के कविता के जानकार अरुण पिल्लई के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को भी अदालत से राहत नहीं। कोर्ट ने सीबीआई से जुड़े मामले में 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। देश भर में G20 बैठकों का दौर जारी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में G20 यंग एम्बेसडर समिट 2023 का आयोजन, तो पंजाब के अमृतसर में L20 की 2 दिवसीय बैठक संपन्न। सामाजिक सुरक्षा और नारी शक्ति के कौशल विकास के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा। उधर नागपुर में सिविल 20 में पर्यावरण के साथ विकास संतुलन पर बात। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में चीन के राष्ट्रपति ने मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष से की मुलाकात। शी ने रूस के साथ चीन के घनिष्ठ संबंधों की सराहना की। पुतिन ने कहा, चीन की यूक्रेन योजना पर चर्चा के लिए हैं तैयार। शी की मॉस्को यात्रा पर कीव की पैनी नजर। खेल की खबरों में दिल्ली में चल रही महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। साक्षी चौधरी और लवीना ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर। भारत ने अमेरिकी राजदूतावास के प्रभारी के समक्ष सैन फ्रांसिस्को स्थित अपने महावाणिज्य दूतावास पर तोड़फोड़ की घटनाओं पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार अमेरिकी राजदूतावास के प्रभारी अधिकारी के साथ बैठक में साफ तौर पर कहा गया कि राजनयिक प्रतिनिधित्व की सुरक्षा एवं संरक्षण अमेरिकी सरकार का बुनियादी दायित्व है। ये भी कहा गया कि इस मामले में ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं हो। विदेश मंत्रालय के मुताबिक वॉशिंगटन में भारतीय राजदूतावास ने अमेरिकी विदेश विभाग को भारत की इन्हीं चिंताओं से अवगत कराया और अपना दायित्व निभाने को कहा। सैन फ्रांसिस्को में कल खालिस्तान समर्थक लोगों के एक उग्र समूह ने भारतीय महावाणिज्य दूतावास के भवन पर हमला किया था और तोड़फोड़ की थी। और इधर लंदन में भी भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ करने और इमारत की पहली मंजिल से तिरंगा उतारने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हिंसक भीड़ को खालिस्तान के पीले बैनर लहराते हुए दिखाया गया है और एक व्यक्ति इमारत की पहली मंजिल की बैल्कनी से भारतीय ध्वज को उतारता हुआ भी नजर आ रहा है। कुछ खालिस्तानी समर्थक समूहों द्वारा किए गए हमले में 2 सुरक्षा गार्ड घायल हो गए हैं। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। अमृत, सबसे पहले विदेश मंत्रालय ने जो इन दोनों घटनाओं पर जानकारी दी है, लंदन की भी और सैन फ्रांसिस्को की भी, तो इन दोनों घटनाओं पर विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ खास कहा है? जो बातें हमने बताई हैं, औपचारिक तौर पर दोनों जगहों पर यह चिंता जता दी गई है, विरोध दर्ज कराया गया है भारत के द्वारा। अमृत,
जी बिल्कुल। एक तो कल वाला जो इंसिडेंट था लंदन वाला, उसमें लंदन हाई कमीशन जो भारतीय उच्चायोग है लंदन में, उसमें जो इंसिडेंट हुआ उस पर भारत ने देर रात जो उनके डेप्यूटी हाई कमिश्नर हैं क्रिस्टीना स्कॉट, उनको तलब किया था और एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च की थी और कहा था कि भारत इसको कंप्लीट इंडिफरेंस देखता है ब्रिटिश सिक्योरिटी अथॉरिटीज के द्वारा, और भारत ये एक्सपेक्ट करता है कि जो इसके परपेट्रेटर्स हैं, इस जो दोषी हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा और प्रोसिक्यूट किया जाएगा। और भारत ने ये भी उनको याद दिलाया था कि ये वियना कन्वेंशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि डिप्लोमेटिक पर्सनल की और डिप्लोमेटिक प्रेमिसेस की रिस्पांसिबिलिटी होस्ट स्टेट की होती है। और इसमें भारत देखता है कि ब्रिटेन फेल किया है और भारत ये भी अपेक्षा करता है कि दोबारा ऐसी इंसिडेंट्स ना हो। तो ये कल रात को 10:30 बजे उनको तलब करके इस बहुत तल्ख लहजे में स्ट्रॉन्ग आपत्ति जताई गई थी। ऐसा ही इंसिडेंट आज सैन फ्रांसिस्को में जो इंडियन कॉन्सुलेट है वहाँ होता दिखता है। तो उस संदर्भ में यूएस चार्ज डे अफेयर्स जो हैं दिल्ली में, उनको बुलाकर एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया। और जो इंडियन एम्बेसी है वॉशिंगटन डीसी में, उन्होंने भी जो स्टेट डिपार्टमेंट है यूएस का, उनको भी ये प्रोटेस्ट लॉन्च कराया और उनको याद दिलाया कि ये उनकी ऑब्लिगेशन है कि आप डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन को वो करें, प्रोटेक्ट करें और सिक्योर करें। ये आपकी जिम्मेवारी है इंटरनेशनल ट्रीटीज के तहत। और ये उम्मीद की जाती है कि आप जो अप्रोप्रिएट मेजर्स हैं, वो कदम हैं, वो उठाएंगे कि ऐसे इंसिडेंट्स आगे फ्यूचर में नहीं होते रिपीट उसके लिए। तो भारत ने दोनों ही इंसिडेंट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग आपत्ति दर्ज की है। जी अमृत, जाहिर से बात है कि मान लीजिए कि अभी यहाँ पर दिल्ली में चाहे अमेरिकी दूतावास हो या ब्रिटिश दूतावास हो, ब्रिटिश हाई कमीशन हो, वहाँ पर अगर उनके झंडे को किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाया जाए, तोड़फोड़ किया जाए, तो जाहिर सी बात है उसमें भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है ऐसी चीज़ों को रोकने की। लेकिन ये इस तरह की चीज़ें आखिर इतने मजबूत देश बताए जाते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, इन चीज़ों को रोक क्यों नहीं पाते? तो देखिए, क्लियरली सिक्योरिटी लैप्स है। अब आज क्या हुआ, आज दोपहर में कुछ लोग प्रोटेस्ट किए ब्रिटिश हाई कमीशन का जो दफ्तर का जो प्रॉपर्टी है, यहाँ ब्रिटिश हाई कमीशन है चाणक्यपुरी में दिल्ली में, उसके बाहर। ठीक है, प्रोटेस्ट करना किसी का भी लोकतांत्रिक हक है, वो सामान्य सी बात, डेमोक्रेटिक हक है। पर दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी है जो दिल्ली क्षेत्र की सिक्योरिटी देखती है। तो उन्होंने उनको रोका और उनको राउंड अप किया और वहां से हटाया। तो इस तरह वहां पर भी पहले भी इस तरह की इंग्लैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में ऐसी मार्चेस होती नहीं हैं सिक्स फॉर जस्टिस वगैरह की। ठीक है, वहां पर किसी को लगता है तो वो अपनी मार्च, साइलेंट मार्च निकालने पर वैंडलिज्म की करना, तोड़फोड़ करना, डिप्लोमेटिक मिशन के अंदर एंटर कर जाना, फ्लैग की बेअदबी करना, निरादरी करना, ये तो कंप्लीटली उनके लॉ के खिलाफ भी है। तो ये तो कंप्लीटली उनकी जिम्मेवारी बनती है उनके डोमेस्टिक लॉज के अंदर। छोड़ दें दूतावास, उनका कोई किसी का ऑफिस हो, ठीक है, उसके खिलाफ आप मान ले किसी ने, अमेज़न ने एम्प्लॉइज निकाल दिए, लोग धरना मार्च कर सकते हैं। पर ये तो नहीं हो सकता कि आप अमेज़न का दफ्तर ही तोड़ दें। तो ये तो उनके डोमेस्टिक लॉज के खिलाफ भी है। और जब डिप्लोमेटिक प्रेमिसेस और डिप्लोमेटिक पर्सनल की बात आती है तो वियना कन्वेंशन, जो कि इंटरनेशनल ट्रीटी है जिस पर जो सभी देश इसको जो मानते हैं, एक दूसरे को डिप्लोमेटिक रिकग्निशन देते हैं, उसके तहत सब सिग्नेटरीज हैं कि हम इनकी प्रॉपर्टीज, इनके डिप्लोमेटिक पर्सनल
को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये तो बिल्कुल डोमेस्टिक लॉज की भी वायलेशन है और इंटरनेशनल लॉज की भी वायलेशन है और क्लियरली चूक है होस्ट सरकारों की। जी बिल्कुल, जिस तरह की ये चूक होती जा रही है अमृत, ऐसे में भारत सरकार के पास एक तो ये जो रास्ता अभी आपने जो इन्होंने उठाया है भारत सरकार ने कि औपचारिक तौर पर विरोध दर्ज कराया दोनों जगहों पर, क्या और भी किसी तरह का कोई कदम कूटनीतिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर संभव है भारत सरकार के द्वारा उठाए जाने का? आगे के कुछ कदम हो सकते हैं क्या? देखिए, डिप्लोमेसी में क्या होता है कि आप रेसिप्रोकेट करते हैं और आप जब आप स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट्स लॉन्च करते हैं, अब आप उनके जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं उनको तलब करते हैं यहाँ अपनी कैपिटल में, या आपकी जो एम्बेसीज हैं वहाँ उनके विदेश मंत्रालयों को कांटेक्ट करके वो करते हैं, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है। कल जैसे ही ये हुआ, आप देखें एलेक्स जो उनके ब्रिटिश हाई कमिश्नर इंडिया में हैं, उनका उसके तुरंत बाद एक ट्वीट आता है और कहा जाता है कि ये काफी डिस्ग्रेसफुल इंसिडेंट्स हैं और वो उन्होंने कहा कि आई कंडेम देम, मैं कड़ी निंदा करता हूँ। तो इसका उन कैपिटल्स में बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू लिया जाता है। अब आगे का स्थिति बहुत खराब होती है तो कई रास्ते हैं। आप अगर किसी देश को लगता है कि उसके पर्सनल वहाँ प्रोटेक्टेड नहीं है, बहुत स्थिति हाथ से निकल गई है, जैसे तो तालिबान के बाद काबुल में तालिबान के टेक ओवर के बाद भारत को लगा कि ठीक है आप इवैक्यूएट ही कर दें, आप डिप्लोमेटिक प्रेमिसेस छोड़ ही दें, पर वो सब कदम एक्सट्रीम सिचुएशंस में उठाए जाते हैं। पाकिस्तान से जैसे आपने बहुत बड़ा कदम आप उठाते हैं कि आप कहते हैं कि हम अपना एम्बेसडर रिकॉल कर लें, वो सब ऑप्शंस रहती हैं देशों के पास, पर वो बहुत एक्सट्रीम और सख्त कदम है। जनरली देखा जाता है कि क्या होस्ट देश इस पर लॉ एंड ऑर्डर पर रिएक्ट कर रहा है और उनको प्रोसिक्यूट कर रहा है, वैसी कार्रवाई कर रहा है, और वो दबाव बनाया जाता है डिप्लोमेटिकली उनको एक्ट करने के लिए और उनकी सुरक्षा, अपने जो राजदूत हैं और अपनी जो आपकी डिप्लोमेटिक मिशंस हैं उनकी सुरक्षा के लिए उनसे उनकी लोकल अथॉरिटीज से मिलके। जी बने रहिएगा हमारे साथ अमृत जी। आलोक बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामरिक मामलों के जानकार, उनसे जुड़ रहे हैं और उनसे भी इस खबर पर ज़रा जानकारी। बहुत बहुत स्वागत आलोक बंसल जी। आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस तरह की घटनाएं हमने देखी कि हाल में ऑस्ट्रेलिया में भी हुई थी कुछ इस तरह की घटना, जहाँ पर कि इस तरह नारे लगाते हुए हमले किए गए थे, लेकिन ये जो घटना हुई है, दोनों की दोनों घटनाएं, इस पर भारत सरकार ने जिस तरह से अपनी आपत्ति दर्ज कराई, विरोध दर्ज कराई, ये कदम फिलहाल के लिए पर्याप्त है या इसके आगे भी कुछ किया जा सकता है? आलोक जी देखिए, फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से ये उपयुक्त है, क्योंकि जिस तरीके से ये गतिविधि हुई, भारत सरकार की संपत्ति, भारत सरकार की एक राजनयिक जो संपत्ति है उसके ऊपर वेंडलिज्म का कार्य हुआ, और जिसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका और उसकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी जिम्मेवारी थी। तो इस तरीके की प्रोटेस्ट करना, इस तरीके से अमेरिकन चार्ज द अफेयर्स को बुलाकर अपनी आपत्ति जताना और एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च करना, मेरे ख्याल से अभी के लिए काफी है। इसके आगे देखना होगा कि क्या अमेरिका कदम क्या उठाता है, क्या जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाती है, नहीं की जाती, आगे का क्या है, क्योंकि किसी भी चीज को पत्थर पे लिखी हुई चीज की तरह कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी ये इवॉल्विंग सिचुएशन, तो क्या होगा आगे उसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर इसके बाद अमेरिकी एजेंसीज, अमेरिकी जो सुरक्षा तंत्र है, कैलिफोर्निया प्रांत जहां की ये घटना हुई है, वहां की पुलिस और वो जो है अगर उसके ऊपर कोशिश करके इसको रोकती हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। साथ ही मेरे ख्याल से भारतीय राजनयिकों को अब कोशिश करनी चाहिए कि जो भारतीय डायस्पोरा है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है, उसको भी मोबिलाइज किया जाए इस तरीके के लोगों के खिलाफ, क्योंकि ये खालिस्तानी समर्थक है, ये बहुत ही गिने चुने लोग। अगर आप देखें, अधिकांश सिख जो अमेरिका में है वो भारतीय हैं, राष्ट्रवादी हैं, और उनको भी मोबिलाइज किया जा सकता है। और
विशेषकर कैलिफोर्निया में भारतीयों का एक बहुत बड़ी संख्या है, जहां पे कि सैन फ्रांसिस्को का कॉन्सुलेट है। तो मेरे ख्याल से अब कॉन्सुलेट जनरल और राजदूत वगैरह जो हैं, उनको जो वहां की जो डायस्पोरा है उसके साथ कम्युनिकेशन बनाने की आवश्यकता है और एक पॉजिटिव मूवमेंट भी दिखाना चाहिए। वहां के डायस्पोरा को भी प्रोटेस्ट करना चाहिए इसके खिलाफ कि क्या हो। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से सरकारी तौर पर ये जो आपत्ति जताई है उनके राजनयिक को बुलाकर, ये मेरे ख्याल से इस वक्त के लिए उपयुक्त है। जाहिर सी बात है कि सभी की भूमिका बनती है, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका आलोक जी एक स्थिति की कल्पना करते हैं कि सभी देशों के दूतावास, हमारे यहाँ भी हैं दूतावास हैं, हाई कमीशंस हैं, वहाँ पर अगर इस तरह की किसी देश के साथ इस तरह की घटना घटती है तो भारत सरकार तो सुओ मोटो भी उस पर एक्शन लेगी, उसमें चाहे कोई विरोध दर्ज कराए या नहीं कराए। ठीक वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इन सरकारों को, ये सरकारें सुओ मोटो भी एक्शन ले सकती थी ऐसी घटनाओं पर? जी बिल्कुल लेना चाहिए था। हालांकि अमेरिका का जो संघीय ढांचा है वो हमारे मुकाबले और ज्यादा फेडरल है। हाँ, ये बात सच है। वहां की ये जो घटना है, ये कैलिफोर्निया सरकार को ज्यादा, जो कैलिफोर्निया का जो प्रशासन है उसकी जिम्मेवारी ज्यादा बनती है। हालांकि विदेशी मामले संघीय ढांचे के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेवारी है वो वहां की राज्य सरकार की थी और उसको इस तरीके का कार्य उठाना चाहिए था, इसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए था। वहां के हमारे जो कॉन्सुलेट में जो अधिकारी थे उन्होंने क्या कदम उठाए, ये अभी पूरी तरह से ज्ञात नहीं है कि क्या उन्होंने भी इंफॉर्मेशन दी, क्या नहीं दी। ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि क्या इसकी सूचना पहले से थी, क्योंकि ये हकीकत है कि हालांकि किसी भी राज्य, किसी भी शासन की जो पुलिस है उसकी जिम्मेदारी है कि वहां पे जितने भी राजनयिक हैं, राजनयिक जो परिसर हैं उनकी सुरक्षा मुहैया कराए। पर हर राजनयिक परिसर की हर वक्त सुरक्षा मुहैया कराने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब तक कोई खतरा, तो या तो ये कि आसूचना या इंटेलिजेंस फेलियर है अमेरिकी प्रशासन के द्वारा या कैलिफोर्निया के प्रशासन के द्वारा, या हमारे दूतावास को अगर इसके बारे में कुछ आभास था तो उनको पहले बताना था कि हमारे को इस तरीके का खतरा है, इस तरीके का प्रदर्शन होने की आशंका है, उसके खिलाफ कुछ कदम उठाना चाहिए था। तो काफी हद तक जो वहां की जो स्थानीय प्रशासन है उसका भी फेलियर है जी। और इस पे कुछ ना कुछ तो कदम उठाना ही चाहिए, क्योंकि अभी तक जो घटनाएं हो रही थी वो पब्लिक प्रॉपर्टीज में हो रही थी, बाहर हो रही थी, लेकिन अब अगर राजनयिक परिसर पर इस तरीके की घटना हो तो ये हमारे लिए बहुत ही, जो कि हाई सिक्योरिटी जोन होता है, जाहिर सी बात। आपने इंडियन डायस्पोरा का जिक्र किया, जाहिर सी बात है कि ऐसे देशों में, बहुत सारे देशों में हमारे इंडियन डायस्पोरा में भारी संख्या में सिख भारतीय भी हैं। आज हमने देखा लंदन, ये ब्रिटिश हाई कमीशन के ऊपर जब उस घटना के विरोध में प्रदर्शन करना था तो हमारे यहाँ दिल्ली में जो सिख प्रदर्शनकारी थे उन्होंने उस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया है। ऐसे में हम इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए क्या कुछ और कर सकते हैं? आपने जो इंडियन डायस्पोरा का खास तौर पर जिक्र किया, उसके संदर्भ में और कुछ क्या कर सकते हैं? देखिए, जो भारत के राजदूत हैं या जो भारत के राजनयिक हैं इन देशों में, विशेषकर अमेरिका और ब्रिटेन में, तो हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ और परिपक्व राजनयिक होते हैं, तो वो कर रहे होंगे, ऐसा मेरी अपेक्षा है। पर अन्य राष्ट्रों में भी, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी हुआ, तो मेरे ख्याल से वहां के राजदूतों को भी कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए और वहां पे जो भारतीय सिख हैं उनको मोबिलाइज करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि एक व्यक्ति विशेष जो किसी संगठन से नहीं जुड़ा हो, आगे आने से थोड़ा डरता है। उसको जब समर्थन मिले तो वो पूरी तरह से आगे आने को तैयार होता है। क्योंकि जैसे अब ये देख रहे हैं, जो भारत विरोधी तत्व है, इनको संगठनों का समर्थक मिला हुआ है, इनको भारत विरोधी शक्तियों का समर्थन मिला हुआ है, आईएसआई इनको पूरी तरह से समर्थन दे रही है, तो ये लोग आगे आने से हिचकते नहीं है। अगर हमारा दूतावास या हमारे राजनयिक जो हैं इस तरीके से समर्थन दें इन राष्ट्रवादी तत्वों को, तो मुझे आशा है कि वो भी आगे आएंगे और इस तरीके का जो इनका प्रोपेगेंडा है जो चल रहा है उसको काउंटर करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अपनाएंगे। एक ख़ास सवाल यह भी कि जिस तरह से हाल के दिनों में हमने देखा कि भले ही मुट्ठी भर खालिस्तानी हैं,
लेकिन वो अपना प्रेजेंस किसी न किसी तरह से दर्ज कराते हैं। वो चाहे कहीं सड़कों पर वो भारतीय समुदाय के ऊपर हमला कर दें, या फिर ये जो घटना घटी है दूतावासों पर, उच्चायोग पर, वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ऐसे तत्वों को लगाम लगाने के लिए कुछ और कूटनीतिक कदम हो सकते हैं क्या? कुछ और रणनीतिक कूटनीतिक कदम हो सकते हैं? देखिए, पहली चीज तो यह है कि इस तरीके के जो संगठन है उनकी सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है कि उनको पब्लिसिटी मिले। जी। तो मेरा ये मानना है कि ये घटना तो बड़ी है, सैन फ्रांसिस्को वाली जो है, इसका तो विरोध करना ही चाहिए। जब दूतावास या राजनयिक परिसरों पे कुछ हो तो उसका तो विरोध करना एक जायज कदम है। पर कई बार जो सड़कों पर कर रहे हैं या बाहर जो कर रहे हैं, कई बार इनको, मेरा ये मानना है कि इग्नोर करना भी आवश्यक है, क्योंकि कई बार इस तरीके के संगठनों के जो कदम हैं, क्योंकि अभी कल परसों देखा कि ब्रिस्बेन में उन्होंने कुछ किया, एक रेफरेंडम करने की कोशिश की। मेरे ख्याल से मुश्किल से 100 लोग थे। अब पाकिस्तानी अखबार उसको कोई 25,000 बता रहा है, कोई 11,000 बता रहा है। तो बिल्कुल ये क्या है कि वो कोशिश की जा रही है कि इसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, और अगर हम उसको टोटली इग्नोर कर दें तो इनका जो उद्देश्य है वो पूरी तरह से विफल हो जाता है। बिल्कुल। पर ये भी किया जाता है। साथ ही साथ जो जिन देशों में है वहां पे भी हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि हर देश में भी एक कानून व्यवस्था होती है, उनका एक संविधान है, उसके अंतर्गत वहां के नागरिकों के कुछ अधिकार हैं। क्योंकि कुछ राष्ट्रों में, अब जैसे यूके है, वहां पे स्कॉटिश इंडिपेंडेंस के लिए भी रेफरेंडम हो जाता है। तो अगर इस तरीके की घटनाएं वहां पे होती हैं तो वो उनके संविधान के अंतर्गत नाजायज नहीं होती। तो कई बार क्या है कि हमें कुछ चीजों को, हो सकता है कि इग्नोर भी करना सीखना चाहिए, लेकिन जब बड़ी घटनाएं हो तो उनके खिलाफ हमें अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने डायस्पोरा को मोबिलाइज करना चाहिए। बिल्कुल। के खिलाफ एक कड़ा प्रदर्शन करने की आवश्यकता। बने रहिएगा हमारे साथ आलोक जी। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह भी लौट आए हैं कुछ अपडेट लेकर, इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई अपडेट। तो उनके पास चलते हैं। अमृत, क्या अपडेट लेकर आए इस खबर से जुड़ी हुई? जी नहीं, अपडेट ऐसी अभी तो कोई नहीं है। बेसिकली इंडियन ऑफिशियल्स, एक तो जो स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज किया है, दूसरा लोकल अथॉरिटीज, लोकल जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं जिनके पास सिक्योरिटी का जिम्मा है, उनके साथ संपर्क बनाया है और उनको अपनी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स दी हैं और उनको कहा है कि आप हमारी मिशंस के, हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, जैसे सैन फ्रांसिस्को कॉन्सुलेट, जैसे कैप्टन बंसल कह रहे थे, वो जनरली ठीक है, आप विदेश मंत्रालय लेवल पे बात करते हैं, वॉशिंगटन डीसी ने स्टेट डिपार्टमेंट से बात की है, और पर लोग फाइनली सिक्योरिटी इन्फोर्स करना या उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करना वो लोकल जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है उसका काम है। तो उनके साथ संपर्क साधा है और अपनी रिक्वायरमेंट्स उनके साथ, जो हमारे लोकल मिशंस हैं, सिर्फ जिन पर अटैक हुआ है वो ही नहीं, जो और क्योंकि इस पूरी डेवलपमेंट के चलते आशंका, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स कई पॉकेट्स में हैं, कई देशों में हैं, तो कुछ यूरोपियन देशों में हैं, नॉर्थ अमेरिकन देश जैसे कनाडा वगैरह, जहां अभी अटैक तो ऐसे डायरेक्टली मतलब नहीं हुए हैं पर आशंका हो सकती है, तो वहां पर लोकल अथॉरिटीज के साथ इन संपर्क में हैं और अपनी उन देशों के साथ मिलकर अपनी डिप्लोमेटिक मिशंस की, डिप्लोमेटिक पर्सनल की सिक्योरिटी के लिए बात कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारे एम्बेसी का स्टाफ है, जो हमारा डिप्लोमेटिक पर्सनल है, उनको भी हिदायत दी गई है, उनकी फैमिलीज को हिदायत दी गई है कि अपनी जो सिक्योरिटी है उसको लेके थोड़े चौकन्ने रहें। कोई अलार्मिस्ट मेजर नहीं है, पर एक जनरल अनऑफिशियल लेवल पर एक हिदायत दी गई है कि ये जो सब घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर थोड़े से चौकन्ने रहें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमृत जुड़ने के लिए और इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। हमारे साथ आलोक बंसल जी बने हुए हैं, उनसे जुड़ते हैं एक बार फिर से। आलोक जी, एक तो जाहिर सी बात है कि ये जितने भी इस तरह के तत्व हैं ना, इसमें गिने चुने असामाजिक तत्व होंगे जो कुछ लोगों को भड़काकर अपने साथ ले आते हैं। क्या ऐसे लोगों की पहचान करके और उनको
वहाँ की सरकारों से बातचीत करके ऐसे कुछ लोगों की पहचान करके उनको प्रत्यर्पित कराया जा सकता है और तब इन शरारती तत्वों पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। देखिए, जो भी ये प्रदर्शनकारी हैं उनका अता पता लगाना तो बहुत ही आवश्यक है। प्रत्यार्पित करना तो इसके ऊपर निर्भर करता है कि वो नागरिक किस राष्ट्र के हैं। क्योंकि घटना उनके राष्ट्र में हो रही है तो उनको प्रत्यार्पित करना शायद संभव ना हो, लेकिन आप उनके खिलाफ काफी कदम उठा सकते हैं। इनफैक्ट अगर वो भले ही हमारे राष्ट्र के नागरिक ना हो, पर वो कई बार हमारे राष्ट्र आना चाहेंगे लोगों से मिलने के लिए, पिलग्रिमेज के लिए, तो अगर हमारे राजनयिक सजग हैं तो उनके खिलाफ तो बहुत कदम उठाया जा सकता है। और ये एक बहुत बड़ा उनके हाथ में हथियार है जिसके माध्यम से वो लोगों को ऐसे तत्वों से दूर ले जा सकते हैं। क्योंकि वीजा देना ना देना उनके हाथ में है। उनका ओसीआई कार्ड, उनका पीआईओ कार्ड, ये सब कैंसिल किए जा सकते हैं। कि जो लोग भारत विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ओसीआई कार्ड, पीआईओ कार्ड वगैरह को तो बिल्कुल हटाया जा सकता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, ये तमाम कदम लिए जा सकते हैं और ज़रूर सरकार इस पर भी सोच रही होगी। लेकिन फ़िलहाल ये जो दोनों घटनाएं हैं, इस पर जब अब भारत ने जिस तरह से अपनी बिल्कुल घोर आपत्ति, घोर विरोध दर्ज करा दिया है, इसके बाद क्या हो सकता है? क्या वहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा मुस्तैद रहेंगे और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ज़्यादा वहाँ पर तैयारी देखी जाएगी, ज़्यादा रिस्पांस देखने को मिल सकता है? मेरा ये मानना है कि दोनों घटनाओं और दोनों जगहों में अंतर है। जहाँ तक सवाल सैन फ्रांसिस्को का है, वहाँ पे भारतीय लोग काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। वहाँ पे अगर हमारा जो कॉन्सुलेट है वो आगे सजग रहेगा तो मेरे ख्याल से इनके विरोध में काफी ज्यादा प्रदर्शन किया जा सकता है, काफी कुछ किया जा सकता है। लंदन में दुर्भाग्य से क्या है कि एक पाकिस्तानी डायस्पोरा एक बहुत बड़ी संख्या में है जी। और ये पूरा खालिस्तान का मूवमेंट जैसा कि हम जानते हैं कि आईएसआई के द्वारा चलाया जा रहा है, तो इस तरीके के तत्वों को जो है वहां पे हवा मिलती रहती है और एक बड़ी संख्या में लोग हैं। हालांकि वो उतने संपन्न नहीं है जितने भारतीय मूल के लोग हैं, पर संख्या की दृष्टि से काफी बड़ी संख्या में लोग हैं। तो वहां पे इस तरीके के प्रदर्शनों की हम आगे भी उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरीके की होगी। अपेक्षा ये की जाती है कि जो इंग्लैंड की पुलिस है, जो सुरक्षा तंत्र है, वो आगे ज्यादा सजग रहेगा, कोशिश करेगा कि इन लोगों को आगे ना आने दिया जाए, और ऐसी अपेक्षा हम करते रहेंगे इन लोगों से। यानी अगर आपकी बातों का मैं मतलब निकालूं तो लंदन जो है, कम से कम वहाँ पर ऐसा है कि पाकिस्तान से शह मिल रहा है खालिस्तानियों को, और ये शह कई तरह से मिल रहा है। उनकी भीड़ में भी वो शामिल होते होंगे, पाकिस्तान के लोग, जब कभी भी वो किसी तरह की शरारतपूर्ण कार्य करने को निकलते हैं। इसका क्या हल हो सकता है आलोक बंसल जी? देखिए, ऐसा है कि जहां तक सवाल पाकिस्तान की शह और समर्थन का है, वो तो हर जगह है। जो ब्रिस्बेन में हो रहा है उसमें भी आईएसआई का हाथ है, जो सैन फ्रांसिस्को में हो रहा है उसमें भी आईएसआई का हाथ है, जो लंदन में हो रहा है उसमें भी आईएसआई का हाथ है। ये तो जग जाहिर बात है कि ये पूरा खालिस्तान मूवमेंट जो है आईएसआई द्वारा स्पॉन्सर्ड है और उसके द्वारा समर्थित है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है। लंदन में तो हमने देखा है डेमोन्स्ट्रेशन में कई पाकिस्तानी नागरिक जो हैं उनमें रहे हैं। पहले, मैं इस बार के डेमोन्स्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा, पर पहले के डेमोन्स्ट्रेशन में बड़े साफ लोगों ने जो वीडियोग्राफी की है उसमें वो नागरिक दिखे हैं। तो एक तो हमें सबसे बड़ा काम ये करना चाहिए कि जब भी इस तरीके के प्रदर्शन होते हैं, भारतीय राजनयिकों की कोशिश होनी चाहिए कि इस पूरे प्रदर्शन की वीडियोग्राफी हो, जिससे कि इस तरीके के तत्वों को दिखाया जा सके। लंदन के प्रदर्शनों में पहले दिखाया जा चुका है कि पाकिस्तानी अधिकारीगण, पाकिस्तानी नागरिक इस तरीके के प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में उपस्थित रहते हैं। ये जो प्रदर्शन है ये फेक है। ये जो खालिस्तान समर्थकों का जो सो कॉल्ड प्रदर्शन है, इसमें काफी ऐसे लोग हैं जो विदेशी ताकतों के एजेंट हैं और विदेशी ताकतों के अधिकारीगण हैं। तो वो तो हम दिखाते रहे हैं और ये हमें और दिखाना चाहिए, और उन राष्ट्रों को भी दिखाना चाहिए कि भाई इन लोगों को, अगर वो लोग कोई राजनयिक पोजीशन है या पाकिस्तान के नागरिक हैं, तो उनके खिलाफ वो देश कार्यवाही करें, क्योंकि फिर तो ये एक अलग मुद्दा हो जाता है और उसके खिलाफ कार्यवाही करना उनके लिए बड़ा आसान हो सकता है। उनको देश से एक्सपेल किया जा सकता है, और अगर राजनयिक है तो उनके खिलाफ जो है पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया जा सकता है। इस तरीके की कई गतिविधियां की जा सकती हैं। तो पर एक ये मेरे ख्याल से कि एसओपी तो ये एस्टैब्लिश हो ही जाना चाहिए कि कोई भी इस तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन हो तो उसकी कंप्लीट वीडियोग्राफी की, ताकि लोगों की पहचान हो पाए। हाल की जो घटनाएं हुई हैं आलोक जी, मोटे तौर पर दो तरह की घटनाएं हुई हैं। एक तो हाई सिक्योरिटी जोन में
चाहे वो दूतावास पर हो या हाई कमीशन पर जिस तरह की घटनाएं हुई वो, और दूसरी तरह की घटनाएं हुई हैं जहां पर कि सड़क पर आम लोग हैं जो कि भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, उनके ऊपर भी, उनके साथ भी इस तरह की टकराहट देखने को मिली है। इन कदमों से, जो कदम हम उठा रहे हैं, क्या उससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जहां जहां इस तरह की घटनाएं घटी हैं वहां की स्थानीय पुलिस कम से कम अब वो मुस्तैदी दिखाएगी कि आसानी से इस तरह की घटनाओं को कोई अंजाम ना दे पाए? नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये तो स्थानीय पुलिस को सजग होने की आवश्यकता है, और भारत की सरकार की जो शिकायत है उसके बाद उनको सजग होना चाहिए। हालांकि एक और जो चीज करने की आवश्यकता है वो ये है कि भारतीय डायस्पोरा को, भारतीय मूल के लोगों को भी और संगठित होने की आवश्यकता है, क्योंकि सेल्फ हेल्प भी एक बहुत बड़ी जगह है। अगर इस तरीके के असामाजिक तत्व हमारे नागरिकों के खिलाफ या हमारे जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके खिलाफ कुछ कार्य करते हैं, तो उनको भी एक संगठित होकर इसका विरोध करने की आवश्यकता है। पुलिस तो अब सजग रहेगी ही, ऐसा मैं समझता हूं, और कोई भी ऐसी छोटी सी भी घटना होती है तो उसकी सूचना पुलिस को देनी आवश्यक है मेरे ख्याल से। और हमें यह समझ लेना चाहिए कि चाहे यूके हो चाहे यूएस हो, भारतीय मूल के लोग सबसे ज्यादा संपन्न लोगों में से एक हैं, और काफी प्रभावशाली हैं। विशेषकर अमेरिका में तो आज भारतीय मूल के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा संपन्न डायस्पोरा है। हम यहाँ तक कि यहूदियों से भी ज्यादा संपन्न, जिसको अभी तक सबसे ज्यादा संपन्न माना जाता था। तो इंडियन डायस्पोरा बहुत ही शक्तिशाली है, और अगर वो कोशिश करे तो वो काफी कुछ कर सकता है, और इस तरीके के असामाजिक तत्वों के खिलाफ कदम उठाए जा सकते हैं, इनकी कमर तोड़ी जा सकती है, और लोगों को आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से भी काफी कमजोर किया जा सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इन सारे कदमों से हम ज़रूर वो नतीजा देखेंगे कि इनके ऊपर दबाव पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक बंसल जी जुड़ने के लिए और विस्तार से इस खबर पर विश्लेषण करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच भारत सरकार न सिर्फ दूसरों से विरोध दर्ज करा रही है बल्कि खुद भी एक्शन ले रही है। भारत में खालिस्तान समर्थकों के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। इनमें कनाडा के कुछ सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। तो भारत ने ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं कि खालिस्तान समर्थकों के ट्विटर अकाउंट को भारत ने बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। भारत ने खालिस्तान समर्थकों के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किए और उसमें कनाडा के कुछ सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। ये बड़ी बात है। और इस खबर पर और ज़्यादा विस्तार से जानकारी देने के लिए एक बार फिर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह। अमृत, ये जो खबर आई है, जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि सरकार, जो भारत सरकार है, वो विरोध तो दर्ज करा ही रही है लेकिन और भी कई कदम उठाए जा सकते हैं, तो उनमें से एक बड़ा कदम यह भी, अमृत। जी, ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि देखें आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हों, आप आउटकम्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। भारत को अपनी एक बहुत सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का इशू उनके लिए एक रियल इशू है। तो इसके चलते कुछ प्रो खालिस्तानी जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उनको विथहेल्ड किया गया है। इनमें कनाडा के एक पॉलिटिशियन हैं जगमीत सिंह, वो कनाडा की एक पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, तो उनका अकाउंट इंडिया में विथहेल्ड कर दिया गया है। अगर आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करें, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं और मैं उनका अकाउंट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो कहता है दिस अकाउंट हैज बीन विथहेल्ड। तो ये जगमीत सिंह जो कैनेडियन पॉलिटिशियन हैं, इनके जो व्यूज हैं आज नहीं पहले से ही प्रो खालिस्तान रहे हैं। तो इनका अकाउंट किया गया है, विथहेल्ड किया गया है। एक और लेडी हैं रूपी कौर, ये एक पोएट हैं, तो ये भी कनाडा बेस्ड हैं, इनका अकाउंट विथहेल्ड किया गया है। कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स विथहोल्ड किए गए हैं, जैसे यूनाइटेड सिक्स, एक और शख्स है, एक्टिविस्ट हैं, कनाडा बेस्ड हैं, गुरदीप सिंह सहोता, इन के भी अकाउंट विथहेल्ड किए गए हैं, क्योंकि ये एक एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाते हैं और इनके जो सेपरेटिस्ट व्यूज हैं
वो काफी वेल नोन है। पर अब जिस तरह की स्थिति पंजाब में ये वारिस पंजाब के जो मुखी हैं अमृतपाल सिंह, इनकी जब जो पुलिस क्रैकडाउन या पुलिस अरेस्ट के चलते उभरी, तो इससे ये जो हेट प्रोपेगेंडा चला रहे हैं उसका लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। तो उसके चलते ट्विटर इंडिया में आपने, अगर आप ट्विटर से को इंडिया से एक्सेस करेंगे तो आप इनके अकाउंट्स नहीं खोल पाएंगे। अमृत, इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब में जो पंजाब पुलिस ने कार्रवाई की और जो धरपकड़ की, गिरफ्तारियां की, और उसके बाद भारत सरकार का ये कदम, कुल मिला करके ऐसा लगता है कि जो भी इस तरह के लोग हैं, जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स इस तरह के हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने का पूरा मन बना लिया गया है, हर तरह की कार्रवाई करने का। लालचंद्र, एक बार प्लीज सवाल दोबारा बताएंगे? मैं ये सवाल पूछ रहा था कि जिस तरह हमें पंजाब में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली पिछले 2-3 दिनों में, और उसके बाद से ये कदम उठाए जा रहे हैं, तो इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि ऐसे तत्वों के खिलाफ अंतिम तौर पर कार्रवाई करने का एक मन बना लिया गया है सरकार के द्वारा। जी, सरकार लगातार अगर जहां पर नेशनल सिक्योरिटी का इशू आता है तो ऐसे एलिमेंट्स के अगेंस्ट एक्ट करती है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। पर ऑब्वियसली सिक्योरिटी एजेंसीज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देख के अप्रोप्रिएट टाइम पर एक्ट करती हैं। तो पंजाब में जिस तरह की कार्रवाई हुई, वो उसके कई क्रिटिक्स भी हैं जो कहते हैं कि बहुत लेट हुई, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। जब ये इंसिडेंट, ये वाकया गुजरा था कि अमृतपाल सिंह और उनके समर्थक अजनाला में एक पुलिस स्टेशन को स्टॉर्म कर दिया था और एक थाना ही वर्चुअली कैप्चर कर लिया था। तो ये कार्रवाई बहुत लेट हुई। पर उसके कई समर्थक हैं कि आप एकदम इमोशनल होकर या उस वक्त अटैक करते तो स्थिति और कर सकती थी। तो आपको अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने थे और वो लिए गए और एक्शन लिया गया। तो ये है कि कंसिस्टेंटली सरकार अप्रोप्रिएट टाइम पर एक्ट करती है, और ये उसी के तहत जो कार्रवाई पंजाब में हुई और जारी है, तो उसको उस संदर्भ में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमृत, जोड़ने के लिए और विस्तार से इस खबर पर बातचीत करने के लिए। और अब बढ़ते हैं कुछ और बड़ी खबरों की तरफ। यूक्रेन संघर्ष से पैदा हुई वैश्विक चुनौतियों और भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 के लिहाज से जापान के प्रधानमंत्री का भारत दौरा बेहद अहम है। वो इन दिनों भारत की यात्रा पर ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने सोमवार को भारत जापान वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने का संकल्प लिया और कहा कि ये शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता को ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने का मंच बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच की ये गर्मजोशी बता रही है कि दोनों देशों के रिश्तों में नया अध्याय लिखा जा रहा है। भारत के दौरे पर पहुंचे जापानी प्रधानमंत्री ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ पहले मुलाकात की और फिर दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता में अर्थव्यवस्था और वाणिज्य, जलवायु और ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा, कौशल विकास में सहयोग जैसे तमाम एजेंडे पर बात हुई। दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देने में भारत जापान साझेदारी की भूमिका सहित आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। बाद में दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें पीएम मोदी ने बताया कि ये यात्रा क्यों इतनी अहम है। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की। आज मैंने प्रधानमंत्री किशिदा को भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया। हमारी G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है।
वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और इसलिए हमने ये पहल ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री की यात्रा को आपसी सहयोग का मोमेंटम बनाए रखने के लिए अहम करार दिया और कहा कि दोनों देशों के संबंध भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करेंगे। भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रूल ऑफ लॉ के सम्मान पर आधारित है। इस साझेदारी को मजबूत बनाना हमारे दोनों देशों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों का भी जिक्र किया और कहा कि पिछले साल हमने अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी 3,20,000 करोड़ रुपए के जापानी निवेश का लक्ष्य तय किया था। ये संतोष का विषय है कि इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। 2019 में हमने इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत हम लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, एमएसएमई, टेक्सटाइल्स, मशीनरी और स्टील जैसे क्षेत्रों में भारतीय इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहे हैं। आज हमने इस पार्टनरशिप की सक्रियता पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया। Japan serves the presidency of G7 and India G20. I formally invited Prime Minister Modi to G7 Hiroshima Summit, and on the spot, my invitation was immediately accepted. प्रधानमंत्री के रूप में अपनी दूसरी भारत यात्रा पर सुबह दिल्ली पहुंचने पर किशिदा का केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर कलाकारों ने नृत्य के जरिए उनका स्वागत किया। इसके बाद किशिदा राजघाट गए, वहां महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। किशिदा फुमियो ने आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार भी साझा किए। प्रधानमंत्री किशिदा की यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब जापान G7 की अध्यक्षता और भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। जाहिर है दौरा बेहद अहम है और इसके जरिए दोनों देश महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर एक साथ काम करने की राह आसान बना रहे हैं। दिल्ली से अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो अहम दौरा है और भारत और जापान के संबंधों में सोमवार का दिन बेहद अहम रहा, जब पीएम मोदी जापान के पीएम किशिदा के साथ दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में सैर करते हुए दिखे। आइए देखते हैं तस्वीरें दो देशों के मजबूत होते रिश्तों की, तस्वीरें नई कूटनीति की, तस्वीरें मौजूदा वैश्विक मुद्दा और चुनौतियों पर भारत के नेतृत्व की स्वीकार्यता की। दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में साथ साथ घूमते दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख। ये तस्वीर है 2 दोस्त देशों के रिश्तों की गर्माहट की। ये तस्वीर है नई कूटनीति की। ये तस्वीर है पीएम मोदी की वैश्विक लीडर की छवि की। भारत के दौरे पर आए जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा दिन भर की वार्ताओं और भाषणों के बाद पहुंचे दिल्ली के बुद्ध पार्क में, जहां पीएम मोदी ने उनकी अगवानी की। इसके बाद जापानी प्रधानमंत्री पीएम मोदी के साथ पार्क में सैर करते दिखाई दिए। बुद्ध जयंती पार्क लॉन और खिलते हुए फूलों के साथ एक सुंदर व्यवस्थित उद्यान है, जो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। ये उद्यान भगवान बुद्ध के निर्वाण के 2500 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। दोनों नेता साथ साथ घूम रहे थे और बातचीत भी कर रहे थे। इस दौरान
दोनों नेताओं के बीच एक स्पेशल बॉन्डिंग भी देखने को मिल रही थी। पाक में दोनों नेताओं ने बाल बोधि वृक्ष पर फूल चढ़ाए और उसे नमन किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने बाल बोधि वृक्ष का चक्कर लगाया। पीएम मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री को एक पौधा भी भेंट किया। बाल बोधि पर पुष्प अर्पित करने के बाद जापान के पीएम ने आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार भी लिखे। इसके बाद बारी थी कुछ खाने पीने की। जापानी पीएम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी दुकान पर पहुंचे तो दोनों ने लस्सी बनाने में हाथ आजमाए और फिर लस्सी पी। बाद में दोनों नेताओं ने गोलगप्पे का लुत्फ उठाया। इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने 41वें सप्रू हाउस व्याख्यान में स्वतंत्र और खुले भारत प्रशांत पर अपनी नई योजना की घोषणा की। A free and open Indo-Pacific, or FOIP, was proposed by my esteemed friend, former Prime Minister Abe Shinzo. I believe that this vision, nurtured by the voices of different countries, and which can be characterized as our FOIP, is becoming more important than ever toward the goal of leading the international community in the direction of cooperation rather than division and confrontation. किशिदा ने कहा कि जापान भविष्य में भी भारत के साथ सहयोग करने की उम्मीद कर रहा है। उन्होंने भारत और अमेरिका के साथ संयुक्त प्रशिक्षण और आसियान देशों और प्रशांत द्वीप देशों के साथ सद्भावना प्रशिक्षण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत एक अपरिहार्य भागीदार है और भारत और जापान मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और दुनिया के इतिहास में एक बेहद अनूठी स्थिति में है। India is an indispensable partner. I believe that Japan and India are in an extremely unique position in the current international relations and furthermore in the history of the world. India is the largest democracy in the world. I have always viewed with great respect at the way such a huge and diverse country as India has developed a democracy. किशिदा ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर पीएम मोदी के वक्तव्य का उल्लेख करते हुए कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं है। उधर विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की बातचीत में द्विपक्षीय सहयोग, रक्षा और आर्थिक साझेदारी जैसे अहम विषयों पर चर्चा हुई। Key topics that were discussed during the meeting, key topics of bilateral cooperation, included the domain of defense and security, economic partnership, climate and energy, including energy transition, people-to-people exchanges, skill development, innovation. The two leaders also discussed regional issues of significance. विदेश सचिव ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। These words are not put across in terms of these discussions as a branding words. These are words which have a very strong underpinning, policy underpinning on the Indian side of Atmanirbharta in the field of defense, and Atmanirbharta not as an isolationist feature, but Atmanirbharta which can be built in partnership with other countries, and in this case that partnership and that partner, particular in this case being Japan. कुल मिलाकर जापान के पीएम के दौरे का पहला दिन न केवल सहयोग और कूटनीति के लिहाज से अहम रहा, बल्कि रिश्तों की नई इबारत लिखने वाला भी रहा। विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारत और जापान के बीच ये डिप्लोमेसी एक साथ कई ट्रैक के जरिए। बढ़ते हैं अगली खबर पर। पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि अमृतपाल सिंह अभी भी फरार है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। स्टेट में जो पब्लिक ऑर्डर है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, पूरी तरह से मेंटेन्ड है। पंजाब में बिल्कुल स्टेबल है पंजाब, और बिल्कुल शांति है पूरी स्टेट में। अभी तक WPD जो वारिस पंजाब के जो है एलिमेंट्स हैं, इनके खिलाफ 6 केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जिसमें इन केसेस में जो मेन सेक्शंस हैं वो डिसहार्मनी अमंग क्लासेस, अटेम्प्ट टू मर्डर के,
पुलिस पर्सनल पे अटैक और पुलिस पर्सनल के काम में ऑब्स्ट्रक्शन करने के सेक्शन लगाए गए हैं। अमृतपाल सिंह अभी फरार है, पुलिस को वांटेड है। पूरी हमारी टीम्स जो हैं वो एफर्ट्स कर रही हैं उसको अरेस्ट करने की। अब तक 114 लोग हैं जिनके खिलाफ जिनको कस्टडी में लिया गया है, जिसमें 78 लोग पहले दिन, 34 दूसरे दिन और 2 लोग जो हैं तीसरे दिन कस्टडी में लिए गए हैं। इन सब पे एलिगेशन है डिस्टर्बिंग पीस इन स्टेट, दे हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी। तो पंजाब के आईजीपी सुखचैन सिंह गिल ने वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह और उसके साथ जुड़ी संस्थाओं के साथ आईएसआई और विदेशी फंडिंग की आशंका की भी जांच की जाने के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही झूठी खबरों पर लोगों को भरोसा नहीं करने की हिदायत दी और कहा कि ऐसी खबरों को पुलिस के साझा और उसके सत्यापन के बाद ही खबरों पर विश्वास करें। इस पूरे एपिसोड में जो जितने भी इसमें बैड एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उसमें हम आईएसआई का एंगल, उनकी फॉरेन फंडिंग, हमें सस्पिशन है कि इसमें आईएसआई का एंगल भी है, फॉरेन फंडिंग भी है, उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। एक और इसमें जो सामने आई है चीज के AKF, उसके जो गेट पे भी लिखा हुआ था, बहुत सारी राइफल्स, BP जैकेट्स जो रिकवर हुई हैं उस पर भी AKZ लिखा हुआ, AKF लिखा हुआ है। और इसमें जो पूरे इनकी पूरी जो संस्था है इसके सोर्सेज हम चेक कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है अब तक आया है कि हवाला, फॉरेन फंडिंग स्मॉल अमाउंट्स में इनके अकाउंट्स में आई है, उसको अभी और चेक किया जा रहा है। व्हीकल्स की जो व्हीकल्स इनसे मिले हैं उसका भी सोर्सेज हम चेक कर रहे हैं कि उसके फंडिंग के सोर्सेज कहाँ से आए, क्योंकि जिन लोगों के नाम पे अभी तक ये सामने आ रहा है उनके इतने इनकम के इकोनॉमिकल सोर्सेज उनके नहीं थे कि वो खुद ये जो व्हीकल्स हैं वो अफोर्ड कर सकें। पंजाब में अलगाववादी संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर HRTC भी अलर्ट पर है। पंजाब में इंटरनेट पर पाबंदी की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। मंगलवार दोपहर यानी कल तक मोबाइल, इंटरनेट और SMS सेवाएं बंद रहेंगी। पंजाब सरकार ने कहा है कि अमृतपाल को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। वहीं पंजाब में स्थिति सामान्य बनी हुई है, बाजारों में रौनक है और सभी कारोबार बिल्कुल सामान्य रूप से चल रहे हैं। यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही है। और इधर लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर अलगाववादी तत्वों द्वारा भारतीय ध्वज को नीचे गिराने की घटना को लेकर सिख समुदाय ने दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उधर ऑस्ट्रेलिया के फेडरेशन स्क्वायर पर जनवरी में हुए झगड़े के बाद अपराधियों को पकड़ने के लिए मेलबर्न ईस्ट नेबरहुड पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक सहायता करने की अपील कर रही है। एक खालिस्तान जनमत संग्रह कार्यक्रम के दौरान 2 स्थानों पर कुछ लोगों के बीच झगड़ा हो गया था, जबकि पुलिस उस दौरान घटनास्थल पर उपस्थित थे। झगड़े के दौरान लोगों ने झंडे में लगे डंडे का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया था। इस झगड़े में कई लोग घायल हो गए थे और उन्हें चोटें भी आई थीं। इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा तिरंगे जलाने की घटना की भारतीय समुदाय ने कड़ी निंदा भी की थी। पुलिस को लोगों को तितर-बितर करने के लिए ओसी स्प्रे का छिड़काव करना पड़ा था। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। बाकी लोगों से अभी भी पुलिस पूछताछ कर रही है। घटना में शामिल लोगों की पहचान के लिए पुलिस की तरफ से तस्वीरें भी जारी की गई हैं ताकि इसमें शामिल गुनहगारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। दिल्ली के शराब घोटाले में जांच एजेंसियों के बढ़ते दायरे में सोमवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से ईडी ने पूछताछ की। ईडी के अधिकारियों ने मामले में उनसे दूसरे दौर की ये पूछताछ की। वहीं मनीष सिसोदिया को भी अदालत से राहत नहीं मिल रही है। कोर्ट ने सीबीआई से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया को 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले के मामले में जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी और सीबीआई शराब घोटाले में लगातार पूछताछ में लगे हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद अब ईडी भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता पर शिकंजा कस रहा है। पूछताछ के लिए के कविता आज प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय पहुंची। ईडी के अधिकारियों ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में उनसे दूसरे दौर की पूछताछ की।
इस बार के कविता को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और के कविता के जानकार अरुण पिल्लई के साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। के कविता के ऊपर आरोप है कि दिल्ली में जो एक्साइज पॉलिसी थी उसमें साउथ की लॉबी का एक बड़ा रोल था और साउथ की लॉबी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को करीब 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी, जिसका प्रयोग आम आदमी पार्टी ने गोवा के इलेक्शन में किया था। आज अरुण पिल्लई और मनीष सिसोदिया के आमने सामने बैठाकर के कविता के साथ ईडी ने पूछताछ की। ईडी ने के कविता को पिछले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया था, तब वो नहीं पहुंची थी। उसके बाद ईडी ने दोबारा समन जारी कर 20 मार्च को उपस्थित होने को कहा था। इससे पहले भी ईडी के कविता से करीब 9 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। उधर केंद्रीय जांच एजेंसी ने के कविता की याचिका के विरोध में उच्चतम न्यायालय में कैविएट दायर किया है। के कविता ने अपनी याचिका में दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी की ओर से जारी समन को चुनौती दी है। इस पर 24 मार्च को सुनवाई होनी है। दरअसल ईडी के कविता से शराब घोटाले में उनकी भूमिका के बारे में जानना चाहती है। कविता का सामना जिस अरुण पिल्लई से कराया गया वो दक्षिण के समूह का नेतृत्व करने वाला हैदराबाद का व्यवसायी है। पिल्लई ने कथित तौर पर जांच एजेंसी को बताया है कि वह कविता का सहयोगी रहा है। जानकारी के मुताबिक अरुण पिल्लई शराब नीति घोटाले के दौरान के कविता की तरफ से साउथ ग्रुप को संभाल रहा था और इंडो स्पिरिट्स में के कविता की 32.5% हिस्सेदारी में फ्रंट के तौर पर काम कर रहा था। इस मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई वाले मामले में मनीष सिसोदिया को ईडी हिरासत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इससे पहले 17 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम की ईडी रिमांड को 5 दिन और बढ़ाने का फैसला किया था। फिलहाल दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम शराब घोटाले के मामले में 22 मार्च तक ईडी की रिमांड पर हैं। इस मामले में बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। सियासी तौर पर तो इस मामले में आम आदमी पार्टी लगातार निशाने पर है, लेकिन शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई लगातार सक्रिय हैं और मामले की तह तक जाने में लगे हैं। नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। श्री अन्न यानी मिलत से पोषण का